आप सभी को एग्जाम नोनो एप्लीकेशन में फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि इससे पहले के क्लास में हम लोग सीडीपी का जो है 30 एमसीक्यू आपको कराए थे। उस 30 एमसीक्यू को आप लोग बहुत ज़्यादा लाइक किए और वीडियो को बार बार देखे। तो इससे पता चल रही है कि आप लोगों को सीडीपी पढ़ने का जो एक चाह है वो अभी भी बना हुआ है। जेटेट का एग्जाम आपका 7 साल बाद होने जा रही है, बट आपको उसी लगन और उसी इंटरेस्ट के साथ सीडीपी को कवर करना है, सो दैट आप एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स जो है आप गेन कर सके। हम लोग सीडीपी को कैसे कवर करेंगे उसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे देते हैं, सो दैट आप एग्जाम नैनो चैनल के माध्यम से अपना जेटेट की तैयारी को आप बेहतर कर सकते हैं। जितने भी टॉपिक्स है उसका सिलेबस आपको प्रोवाइड किए थे, और जैसे ही ऑफिशियल सिलेबस आएगा उसके बारे में और हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे ऑफिशियल सिलेबस आएगा तो इसमें हम लोग अभी चैप्टर वाइज आपको एक एक चीज को कवर कराने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो चैप्टर है सीडीपी के अंडर में उसका बहुत सारा सब टॉपिक है। जैसे यहाँ पर आपको आज सब टॉपिक हम लोग कवर करेंगे प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के विकास के सिद्धांत के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। फिर जैसे ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, उसका एमसीक्यू आपको कराया जाएगा यूट्यूब चैनल में। और ये जो नोट्स आपको दिख रहा है, इस टाइप के नोट्स जो अगर आपको एक्सेस करना है तो इसके लिए आप एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सारे बैचेस अवेलेबल है, जहाँ पर ई नोट्स एंड टेस्ट सीरीज के माध्यम से पूरा कोर्स को कवर कराया जाएगा जेटेट 2024 का। क्योंकि जेटेट का जो एग्जाम डेट है वो कब है, आपका अक्टूबर में होने की प्रबल संभावना है जेटेट का। तो 3 महीना का समय है, अभी भी आप बहुत ही बेहतर तैयारी कर सकते हैं जेटेट का। क्योंकि अगर लास्ट टाइम आप ये सोच रहे हैं कि हम तैयारी करेंगे तो उस टाइम बहुत सारी चीज़ें आपसे कवर नहीं हो पाएगी, बट अभी से आप तैयारी करेंगे तो जेटेट का भी तैयारी होता रहेगा। और फिर बाकी और भी टीचिंग एग्जाम्स, जैसे कि आपका DSSSB का एग्जाम जो है होने वाली है टीचिंग वाला, जिसमें आपको पीआरटी का वैकेंसीज देखने को मिलेगा। और भी बाकी जो जेएसएससी का एग्जाम्स है उसमें आप टाइम दे पाएंगे। तो एक एक करके आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर करना है, ना कि आप इंतजार करेंगे एग्जाम के घड़ी के उस टाइम तैयारी करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी आपका। तो चलिए हम लोग आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। और ये आपका थ्योरेटिकल का पहला क्लास है। इसी प्रकार से आपको डेली बेसिस पर क्लासेस अपडेट देखने को मिलेगी चैनल में, और एप्लीकेशन में भी आपको सारा नोट्स जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा ऑन डेली बेसिस। तो पहला हम लोग बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। इसका मतलब कि हम लोग बच्चे के विकास का ध्यान रखेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सीडीपी। बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है इस चीज के बारे में हम लोग जो पूरा स्टडी करते हैं, उसी सब्जेक्ट के बारे में ये एक गहन अध्ययन है। तो बच्चों का जो विकास है क्या है, एक जटिल और मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। यानी कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है एक बच्चा का विकास होना। आप खुद समझ रहे हैं कि हम लोग पहले क्या थे, बच्चे थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोगों का उम्र बढ़ते गया, हम लोगों का विकास होते गया। विकास किस प्रकार से, फिजिकल डेवलपमेंट भी हुआ, इमोशनल डेवलपमेंट भी हुआ, बुद्धि में भी विकास हुआ। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है कि जो विकास का जो टर्म है वो कोई एक चीज पर डिपेंडेबल नहीं है, वो मल्टी डायमेंशनल है, वो बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे सिद्धांत आधारित होते हैं। और ये सारे सिद्धांत आप एक शिक्षक होने के नाते आपको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप जब स्कूल में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप बच्चों को क्या करेंगे, बच्चों के विकास में आप भागीदार बनेंगे। जैसे कि बच्चे के विकास में माता पिता रेस्पॉन्सिबल होता है, उसी प्रकार से एक शिक्षक भी एक बच्चे के विकास में क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए आपको ये सारे नियम सिद्धांत, कैसे बच्चों का विकास होता है, बच्चों के विकास के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स जो जरूरी है वो सारा आपके लिए जानना जरूरी है, ताकि बाद में जाके आप बच्चे के विकास में क्या कर सके, सही मार्गदर्शन कर सके। तो यहाँ आपको समझ में आ गया चैप्टर का इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। अब हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, बच्चे के विकास के सिद्धांत। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो विकास के सिद्धांत में सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो क्या होता है, क्रमिक होता है, यानी कि सिक्वेंशियल है। जैसे कोई बच्चा सबसे पहले क्या, सबसे पहले वो रेंगना सीखते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा हुआ 1-2 साल का हुआ और तुरंत दौड़ने लगा। ऐसा तो नहीं होता है। पहले दौड़ने लगता है और उसके बाद में वो रेंगता है। वो एक सीक्वेंस में होगा, क्या होगा, एक क्रम में होगा। यानी पहले बच्चा क्या करेगा, रेंगना सीखेगा, फिर वो चलना सीखेगा, और फिर वो दौड़ना सीखेगा। तो विकास कैसा होता है, विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, एक क्रमिक सिक्वेंशियल प्रोसेस है। तो पहला चीज आपको याद रखना है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में, कि विकास क्या होता है, क्रमिक होता है, डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल। और ये विभिन्न चरणों से गुजरते हैं, हर का एक एक स्टेप है हर चीज का।
जैसे बच्चों को अगर आप पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ाना सिखाएंगे, जैसे जो भी चीजें लिखा हुआ है इसको किसी बच्चे को आपको सिखाना है, तो आप कैसे सिखाएंगे? ऐसा थोड़ी है कि आप डायरेक्ट पढ़ देंगे और बच्चा फिर पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। पहले आप उसको वर्ण का ज्ञान देंगे। वर्ण से आप किसका ज्ञान देंगे? वर्ण से उसको शब्द का ज्ञान देंगे। शब्द से आप उसको वाक्य की ओर ले जाएंगे आप। तो क्या है, एक सीक्वेंस है, स्टेप है, यानी स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को करेंगे तो ही बच्चे क्या समझेंगे। और बच्चे का विकास भी उसी प्रकार से होता है। कैसे होता है? विभिन्न चरणों से गुजर कर होता है और वो एक क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला पार्ट आपको समझ में आ गया कि विकास कैसा होता है। विकास क्रमिक होता है, यानी डेवलपमेंट जो है वो सिक्वेंशियल होता है। पहला क्लियर हो गया। अब आपको सेकंड याद रखना, और यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका अभी तक। आपको याद रखना है कि बच्चों का जो विकास होता है वो एक एक दिशा में होती है। ऐसा नहीं कि बच्चा का विकास इधर उधर, एक डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन कैसा होगा कि बच्चों के विकास की दिशा कैसा होता है, सिर से पैर की ओर होता है। यानी पहले बच्चे क्या करता है, सिर का नियंत्रण प्राप्त करता है और बाद में पैर का नियंत्रण प्राप्त करता है। बच्चे के जन्म के बाद सबसे पहले वो क्या करेगा, किस चीज पर वो कंट्रोल गेन करेगा? अपना जो सिर है, हेड है, उस पर कंट्रोल गेन करेगा। इसे हम लोग हेड टू टो कहते हैं, हेड टू टो वाला सिद्धांत जो है आपका। तो यहां से एग्जाम में पूछा जाता है और इसको बोला जाता है सिफलो के डोल। क्या बोला जाता है इसको? सिफलो के डोल बोला जाता है। और साथ ही साथ जो अंगों का विकास होता है वो केंद्र से बाहरी अंगों की ओर विकास होता है, जिसे हम लोग प्रोक्सीमोडिस्टल के नाम से जानते हैं। ये दो टर्म आप याद रखिएगा कि बच्चे के विकास सिर से पैर की ओर होता है, जिसे हम लोग सिफालोकेडोल के नाम से जानते हैं। और अंगों की विकास जो होती है वो केंद्र से बाहरी अंगों की ओर होता है, जिसे हम लोग प्रोक्सीमोडिस्टल के नाम से जानते हैं। और ये जो आपका विकास होता है, पॉइंट नंबर 3, विकास कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है, रुक रुक के नहीं होता है। विकास हमेशा निरंतर होता है, जो आपका जीवन भर तक चलेगी। यानी कि आप जब से जन्म लेंगे, जिस दिन से आपका जन्म हुआ है, या सभी का जन्म होने के साथ ही उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। जबकि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का मानना है, और सही भी है, कि जैसे ही बच्चों गर्भ में भी बच्चे का विकास स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जैसे ही बच्चों का जन्म होगा, बच्चे का विकास होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये विकास कभी रुकेगी नहीं। ये कब तक चलेगी? मृत्यु पर्यंत, यानी जीवन भर तक ये चलती रहती है। और विकास जो होती है व्यक्ति के जीवन में विभिन्न चरणों में विभिन्न गति से हो सकती है। जैसे कोई बच्चा का विकास हुआ, स्टार्टिंग में उसको माहौल अच्छा मिला, सारा चीज अच्छा मिला, तो उसका विकास तेजी से हुआ। बट जैसे जैसे और भी एज बढ़ते गया तो उसको माहौल उतना बढ़िया नहीं मिला या माहौल खराब हो गया, तो उस बच्चे का विकास क्या हो जाता है, थोड़ा सा रुक सा जाता है। और फिर क्या हो जाता है, फिर हो सकता है कि उसका स्पीड बढ़ जाए। तो ये जो गति होती है ये डिफरेंट डिफरेंट इसका स्पीड से होगा। ऐसा नहीं कि एक ही स्पीड से बच्चे का विकास हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, रुकावट आएगी, बट विकास चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि विकास रुक जाएगी, भले वो थोड़े देर के लिए हॉल्ट हो गया, बट वो फिर धीरे धीरे कंटिन्यूअस चलती रहेगी। तो थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि विकास कैसा होता है, विकास निरंतर होता है, यानी डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। फोर्थ पॉइंट के हम लोग आगे बढ़ेंगे, और फोर्थ पॉइंट है आपका कि विकास की गति अलग अलग होती है, यानी कि रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज। यानी कि आपके पास अगर दो बच्चा है, ये बच्चा ए है और दूसरा बच्चा है एक बच्चा बी, अब दोनों का विकास एक ही जगह पर रहने के बावजूद भी सेम रेट में नहीं होगा। हो सकता है कि ए का विकास ज्यादा हो और बी का विकास क्या हो, कम हो। यानी कि सभी बच्चे एक ही गति से क्या होती है, विकसित नहीं होता है, वो वेरी करता है। अब वेरी क्यों करता है? क्योंकि हर बच्चा का जो आनुवंशिक गुण है वो अलग अलग होता है, हर बच्चा का जो पोषण होता है वो अलग अलग होता है, हर बच्चा जिस इन्वायरमेंट पर रहती है वो इन्वायरमेंट अलग अलग होती है, जिसके कारण हर एक बच्चा का जो विकास डेवलपमेंट होती है वो अलग अलग होती है। तो फोर्थ पॉइंट आप याद रखिएगा कि विकास की गति अलग अलग होती है, यानी कि रेट ऑफ डेवलपमेंट ये वेरिएशन में चलती है। और किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? ये आपका हेरिडिटी, आपका जो न्यूट्रिशन, पोषण हो गया, और इन्वायरमेंट, इन चारों पांच चीजों पर ये क्या करती है, डिपेंडेबल है ये। फिफ्थ पॉइंट आपको याद रखना है कि बच्चों का जो विकास है वो व्यक्तिगत होता है, डेवलपमेंट इज इंडिविजुअल। यानी प्रत्येक बच्चा का एक, जैसे कोई यहाँ 4-5 बच्चा है तो सबका विकास जो होता है एक अलग अलग तरीके से होता है, और साथ ही साथ पर्सनल डेवलपमेंट भी अलग अलग तरीके से होती है। और सबका क्या होगा, अद्वितीय होगा, यानी कि अलग अलग होगा। थोड़ा सेम ही है बट थोड़ा सा अलग डिफरेंस है इसमें। बच्चे अपने व्यक्तिगत गति और तरीके से विकसित होती है। हर बच्चा का जो विकास करने का तरीका है वो व्यक्तिगत होता है और अलग अलग होती है। यहाँ से आपको 5 नंबर पॉइंट याद रहेगा कि डेवलपमेंट इज इंडिविजुअल, यानी विकास कैसा होता है, व्यक्तिगत विकास होता है।
सिक्स पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपका क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि विकास कैसा होता है। विकास संचयी होता है, यानी डेवलपमेंट इज क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब हो गया कि बच्चों को अगर आप वाक्य का ज्ञान देना चाहते हैं, सेंटेंस का नॉलेज देना चाहते हैं, तो सबसे पहले बच्चों को जैसे ही आप सेंटेंस चैप्टर पढ़ाएंगे तो पहले उसको आपको वर्ड का नॉलेज देना होगा, तब जाके आप उसको सेंटेंस में लेकर जा सकते हैं। यानी कि बच्चे कैसे सीखता है नया कौशल, बच्चा कोई भी न्यू स्किल कैसे सीखता है, वो अपने पिछले अनुभव, पहले जो एक्सपीरियंस वो गेन किया है, पहले जो स्किल वो गेन किया है, उस पर क्या होती है, बेस्ड होती है। जैसे आप यहाँ सेंटेंस एक नया स्किल बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए बच्चे के पास प्रीवियस नॉलेज या प्रीवियस स्किल क्या होना चाहिए कि उसके पास वर्ड का नॉलेज होनी चाहिए। और बच्चा का जो प्रीवियस नॉलेज होता है, प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है, ये क्या करता है, नया स्किल और नया नॉलेज का न्यू रखते हैं, यानी कि बेस बनाते हैं। तो प्रीवियस नॉलेज से ही बच्चे क्या करते हैं, नए न्यू स्किल का डेवलपमेंट करती है। इसलिए कहा गया कि डेवलपमेंट क्या है, एक संचयी प्रक्रिया है, यानी धीरे धीरे उसको हम लोग संचय करते 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 वो ज्ञान को क्या क्या करते हैं, बढ़ाते रहते हैं। जैसे वन क्लास का सिलेबस थोड़ा हल्का होता है, टू में थोड़ा और आगे बढ़ा, थ्री में और थोड़ा भारी पड़ा, इस प्रकार से चीजों को हम लोग सिखाते हैं बच्चों को। सातवां पॉइंट आपको याद रखना है कि विकास क्या है, डेवलपमेंट इज इंटीग्रेटेड, यानी कि विकास का एक एकीकृत रूप होती है। जो विकास का जो डेवलपमेंट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में होती है। जैसे आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, आपका मेंटल डेवलपमेंट हो गया, आपका सोशल डेवलपमेंट हो गया और इमोशनल डेवलपमेंट हो गया। ये सारे चीजें आपस में जुड़ा हुआ होती है। यानी कि अगर किसी का फिजिकल डेवलपमेंट ढंग से हो रहा है तो ऐसा माना जा सकता है कि उसका मानसिक डेवलपमेंट भी उसी ढंग से हो रहा होगा, उसका सोशल डेवलपमेंट भी उसी रेट में हो रहा होगा या थोड़ा कम वैसे ऊपर नीचे, या उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी उसी ढंग से हो रहा होगा। यानी बच्चे का जो डेवलपमेंट डिफरेंट डायमेंशन में हो रही है, वो सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बच्चे के अगर शारीरिक डेवलपमेंट यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट में डिग्रेडेशन आ रहा है, तो ऐसा माना जा सकता है कि उसका जो इमोशनल डेवलपमेंट वो भी खराब होगा, उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी खराब होगा, और उसका जो सोशल डेवलपमेंट है वो भी खराब होगा। यानी कि डेवलपमेंट क्या है, इंटीग्रेटेड है, हर चीज, शारीरिक डेवलपमेंट, मानसिक डेवलपमेंट और सामाजिक डेवलपमेंट, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और किसी भी एक क्षेत्र में विकास जो है, उसका जो दूसरा क्षेत्र है, दूसरा जो एरिया है, उसको क्या करती है, अफेक्ट करती है, उसको प्रभावित करती है। यहाँ आपको क्लियर हो गया कि डेवलपमेंट कैसा है, डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड होता है, विकास का एक एकीकृत स्वरूप होता है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 8 में जाएंगे, और पॉइंट नंबर 8 है कि बच्चे के विकास में कुछ कुछ पीरियड्स ऐसे आते हैं जिसे हम लोग क्रिटिकल पीरियड्स के नाम से जानते हैं, यानी कि वो संवेदनशील काल होती है। जैसे कि हम लोगों के विकास में जब हम लोग किशोरावस्था में थे, किस अवस्था में, एडोलसेंस में थे, तो किशोरावस्था सबसे जो है सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। क्यों? क्योंकि इस टाइम जो है आपको बहुत सारे विरोधाभास देखने को मिलती है। आपको लगता है कि आप बड़े हो गए, बट घर वालों को लगता है कि आप छोटे हैं। समाज में आप अपना पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, बट समाज वाले आपको पहचान बनाने देते नहीं है। या हो सकता है कि आप जिस चीज में पहचान बनाना चाहते हैं वो समाज के अकॉर्डिंग फिट बैठ नहीं रहा है। तो इस प्रकार के विरोधाभास हम लोगों को अपने एडोलसेंस पीरियड यानी कि किशोरावस्था में देखने को मिलता है, जिसे हम लोग संवेदनशील पीरियड के नाम से जानते हैं। और ये जो आपका क्रिटिकल पीरियड है लाइफ का, किसी भी बच्चे का, ये किस पर डिपेंडेबल होती है, ये डिपेंडेबल होती है कि आपको शिक्षा किस प्रकार की मिली, वो या समाज से आप किस प्रकार के एक्सपीरियंस गेन किए। और इस काल के दौरान क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको सही गाइडेंस मिले, मार्गदर्शन मिले, और आपको मोटिवेशन हमेशा मिलते रहे। तो संवेदनशील पीरियड समझ में आ गया। क्रिटिकल पीरियड कौन सा काल, किशोरावस्था के काल, किसी के भी जीवन काल में किशोरावस्था का काल जो है सबसे संवेदनशील होता है। इस टाइम बच्चा कुछ बन भी सकता है, बच्चा बिगड़ भी सकता है। बहुत सारे बच्चों को जो नशे की लत लगता है वो इसी टाइम में होता है, किशोरावस्था में। बहुत बढ़िया बढ़िया बच्चा जो है किशोरावस्था में बिगड़ जाता है, उसका कारण यही है क्योंकि उस टाइम वो, उस बच्चा का दोष हम लोग नहीं कह सकते, उसका माहौल का दोष हम लोग कह सकते हैं, उसको सही गाइडेंस नहीं मिला उसका दोष हम लोग कह सकते हैं, या उसको सही मोटिवेशन नहीं मिला। तो पॉइंट नंबर 8 आपको समझ में आ गया। सेशन अच्छा लग रहा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोशिश ये रहेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझाया जाए, सो दैट आप समझे। चाइल्ड डेवलपमेंट को समझने के लिए सबसे पहले आपके घर में जो भी बच्चे होंगे उसको आप इमेजिन कीजिएगा, या आप खुद को भी इमेजिन कर सकते हैं कि आप एडोलसेंस पीरियड में आप कैसे अपना जीवन को आगे लेके गए थे। बहुत पहले का तो आपको याद रहेगा नहीं कि 5-6 साल में आप क्या किए थे, तो इसलिए इसका सबसे बेस्ट मेथड है कि आपका घर में जो भी बच्चे हैं उसको आप ऑब्जर्व कीजिए, वो क्या कर रहा है, वो कैसे सीख रहा है किसी चीज को, उसका फिजिकल डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है,
जब उसको भूख लगता है तो किस प्रकार का वो साइन जनरेट करता है, जब वो खुश होता है तो किस प्रकार का साइन जनरेट करता है। ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करना होगा। जब इन सारे चीजों को आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको सीडीपी और बेहतर समझ में आएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बना सकते हैं और इस सब्जेक्ट में आप पारंगत हासिल कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 9 की ओर जाएंगे हम लोग, और पॉइंट नंबर 9 है आपका डेवलपमेंटल डाइवर्सिटी। यानी कि विकास में क्या देखने को मिलता है, विविधता देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि हर एक बच्चा का जो पृष्ठभूमि होती है, बैकग्राउंड होती है, वो अलग होती है। हर एक बच्चे का जो कल्चर होती है वो अलग अलग संस्कृति से उठकर आते हैं। हर एक व्यक्ति का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो अलग अलग आती है, इसलिए सभी का विकास क्या होती है, विविधतापूर्ण होती है। अब हम लोग दो एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर। एग्जाम्पल एक ए है और एक बच्चा बी है। अब ए जो है उसका माहौल बहुत ही अच्छा है, उसका जो बैकग्राउंड है वो भी अच्छा है। फैमिली बैकग्राउंड की बात हम लोग कर रहे हैं। वो जिस कल्चर में पल बढ़ रहे हैं वो कल्चर भी अच्छा है, तो उस बच्चा का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो क्या होगा, अच्छा होगा। बट अगर हम लोग बी एक बच्चे को देखें जिसको उतना बढ़िया बैकग्राउंड से नहीं आता हो, कल्चर जो है उतना बढ़िया से डेवलप नहीं हो, वैसा कल्चर में रह रहे हो, या उसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है बचपन का वो खराब रहा हो, तो उस बच्चा का जो फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, वो अकॉर्डिंग टू दी एज पर दी मार्क्स नहीं होगा। तो इससे क्या हो जा रहा कि दोनों बच्चे में विविधता हो जा रही है। और फिर जब वो कोई एक ही कंपटीशन में मान लेते दोनों बच्चे, फिर बैठेंगे, ए भी बैठेंगे और बी भी बैठेंगे, तो आपको क्या लगता है किसका सबसे ज्यादा चांसेस है सक्सेस की ओर? तो सबसे ज्यादा चांस किसको हो जाएगा यहाँ पर, ए को हो जाएगा, बी को या नहीं होगा। तो अब समझ में आ रहा है ना आपको कि बच्चे का पृष्ठभूमि कैसा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, संस्कृति इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के विकास में, और बच्चे का जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ये भी आपका उसका विकास में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सारे चीजें बच्चे के विकास में जो है एक, क्या बोल सकते हैं हम लोग, मिल के पत्थर साबित हो सकता है अगर ये सारी चीजें हम लोग ठीक ठाक ढंग से हम लोग दे दे बच्चे को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर और एक पॉइंट है कि शिक्षक और माता पिता को, हाँ, अब आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपके क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 30, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि इस 30 का बैकग्राउंड अलग अलग है। 30 में आपको कल्चरल डिफरेंस देखने को मिलेगा, 30 का पर्सनल एक्सपीरियंस अलग अलग है। बट आपको क्या करना है, आपको इंक्लूसिव क्लासरूम क्रिएट करना है और सारे को इस प्रकार से शिक्षा देना है कि सभी को एक प्रकार का विकास हो। सभी का विकास, जो आप पढ़ाएंगे जो भी चीजें एक साथ होने की प्रयास आपके पास होनी चाहिए। इसी के लिए आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूसिव एजुकेशन पर जोर दिया गया। अब पॉइंट नंबर 10 क्या है आपका, नेचर वर्सेस नर्चर। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि बच्चे के विकास में नेचर का भी उतना ही योगदान है जितना आपका नर्चर का योगदान है। नेचर क्या करता है, जो प्रकृति है, तो प्राकृतिक में हम लोग क्या आता है, जो आनुवंशिकी वाला पार्ट है वो आपका प्रकृति का देन है। बट जो बच्चा जिस पर्यावरण में जन्म लिया वहां पर जो पोषण वाला पार्ट आएगा वो पर्यावरण का पार्ट हो जाएगा। ये दोनों का एक इंपॉर्टेंट रोल है, नेचर और नर्चर। बच्चे का नर्चर यानी कि पोषण अगर अच्छा होगा तो बच्चे का विकास अच्छा होगा। बच्चा अगर जेनेटिकली अच्छा है तो ऐसा माना जा सकता है कि वो बच्चा भी अच्छा होगा, बट ये जरूरी नहीं है। इसके बाद ये जो नेचर एंड नर्चर है ना, इसमें जितना पॉइंट प्लस में आएगा उतना ही पॉइंट माइनस में भी आ सकता है। इसमें बहुत सारे विरोधाभास है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इसके पक्ष में रहे हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इसका पक्ष में इसके विपक्ष में भी रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि एक अच्छे आनुवंशिकी माता पिता के बच्चे भी अच्छे ही क्वालिटी का हो। ऐसा देखा गया है कि अच्छे आनुवंशिकी यानी अच्छा जेनेटिक वाले बच्चे का जो विकास है वो उतना ढंग से नहीं हो पाया है जितना थोड़ा और का। उसी प्रकार से पोषण वाला में भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि अगर उसको अच्छा पोषण मिला है तो उसको अच्छा विकास होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए ये थोड़ा विरोधाभास हो जाता। और आपको समझना है भाई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको समझना है तो सिंपल समझना है कि विकास में आनुवंशिकी और पर्यावरण दोनों की इंपॉर्टेंट रोल होता है, इतना ही समझना है आपको। बाकी आप इन सारे चीजों को थोड़ा और रिसर्च करेंगे, विश्लेषण करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा आपको। अब हम लोग देखेंगे कि ऐसा कौन कौन सा फैक्टर्स है, कारक है, जो बच्चे का जो विकास में क्या करता है, अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो सबसे पहला कारक है आपका आनुवंशिकता, जेनेटिक्स जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चाइल्ड डेवलपमेंट में। तो बच्चे का जो शारीरिक, जो फिजिकल डेवलपमेंट है और मेंटल डेवलपमेंट है या मेंटल क्वालिटीज, ये सारी चीजें कहाँ से प्राप्त होती है, ये हम लोगों को माता पिता से प्राप्त होती है। अगर किसी के माता पिता का मेंटल डेवलपमेंट सही है तो 99% चांसेस है कि उसके बच्चों का भी जो मानसिक विकास है वो सही होगा। भाई हम लोगों का जो फिजिक होता है, जो शारीरिक गठन होता है,
ये हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? अपना माता पिता से प्राप्त करते हैं। तो आनुवंशिक गुण एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी प्रकार से जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे बच्चों का शारीरिक विकास हो गया, बौद्धिक क्षमता हो गया और व्यक्तित्व लक्षण, ये सारे आपका प्रभावित करती है और ये सारे जुड़ा हुआ किससे? जेनेटिक्स से। तो जेनेटिक्स क्या है? एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है चाइल्ड डेवलपमेंट में, जो चाइल्ड डेवलपमेंट को क्या करता है? प्रभावित करता है। अब पॉइंट नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि इन्वायरमेंट यानी कि आपका पर्यावरण, पर्यावरण भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चाइल्ड डेवलपमेंट में। जैसे अगर पारिवारिक वातावरण, वातावरण की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ 3 टाइप का इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगा। एक हो गया आपका पारिवारिक वातावरण, दूसरा हो गया आपका शैक्षिक वातावरण और तीसरा आपका सामाजिक वातावरण। बच्चे का परिवार का माहौल, उसका माता पिता का माहौल और जो भी बच्चे में उस परिवार में जो मेंबर्स हैं उनके साथ जो भावनात्मक जुड़ाव होती है और जो सामाजिक विकास होती है, ये सारे क्या करती है? बच्चों के विकास को प्रभावित करती है। उसी प्रकार से किसी स्कूल का जो शैक्षिक वातावरण है और उस स्कूल में जो बच्चे रहते हैं, जो शिक्षक रहते हैं, उनके जो संज्ञानात्मक विकास में, किसके? बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में और एजुकेशनल उपलब्धियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि शैक्षिक वातावरण क्या करता है? बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करती है और एजुकेशन में हेल्प करती है। उसी प्रकार से जो सामाजिक वातावरण है, जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं? बच्चे का जो फ्रेंड्स होता है, बच्चे का जो आस पड़ोस होता है और समाज के अन्य लोग, क्या करता है? बच्चे का सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। बच्चा का सामाजिक विकास करने में किसका किसका हाथ होती है? बच्चे का फ्रेंड, उसका पड़ोसी और उसका समाज का। तो पर्यावरण समझ में आ गया आपको कि कैसे बच्चे का विकास में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिशन, जो पोषण है, ये भी आपका बच्चे के विकास में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर हम लोग हेल्थी भोजन हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करेंगे तो उसका जो शारीरिक शारीरिक और मानसिक विकास होगा ये संतुलित होगा, जिसके लिए आपको क्या आवश्यक है? पौष्टिक आहार आवश्यक है। अगर बच्चे को आप अल्प पोषण देंगे यानी कि उसका पोषण संतुलित ढंग से नहीं होगा तो उसका शारीरिक विकास में भी इफेक्ट पड़ेगा और उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये भी, इसमें भी आपका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो बच्चे के सही विकास के लिए क्या जरूरी है? संतुलित पोषण आपका जरूरी है। नेक्स्ट आपका हेल्थ एंड हाइजीन। अगर आप बच्चे को अच्छा हेल्थ सर्विस देंगे तो उसका समुचित विकास होगा। बच्चे को अगर अच्छे से आप हाइजीन में रहना सिखाएंगे, स्वच्छता के साथ रहना सिखाएंगे तो क्या होगा? बीमारी से बचेगी, जिससे उसका प्रोडक्टिविटी आगे और बढ़ेगी, शारीरिक विकास होगी। तो हेल्थ एंड हाइजीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि इसमें बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट में। उसी प्रकार से बच्चे का जो माता पिता का शिक्षा और सामाजिक और आर्थिक स्थिति, यह भी क्या करती है? बच्चे के विकास में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब 6th वाला पॉइंट हम लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट ढंग से देखेंगे कि इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट। बच्चे को हमेशा आप कोशिश करेंगे इमोशनल सपोर्ट देने का, क्योंकि बच्चे जो होती है छोटे छोटे चीज़ों में गुस्से हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम उसको बहुत सारी चीज़ों का समझ नहीं होता। इसलिए बच्चों को क्या क्या जरूरी है? एक पहला इमोशनल सपोर्ट जरूरी है और दूसरा उसका सोशल सपोर्ट जरूरी है, सो दैट उसका एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो। जैसे कोई बच्चा है तो बच्चों को क्या करना चाहिए? माँ बाप को उस बच्चों को प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको डांट रहे छोटे छोटे चीजों पर। ऐसे भी बहुत माता पिता आपको देखने को मिलेगा कि बच्चा छोटा सा गलती कर दिया, जैसे कि एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि बच्चा गिलास में पानी पी रहा है और गलती से उससे क्या हो गया? उस गिलास हाथ से छूट गया और वो पानी फर्श पर गिर गया। तो ऐसे भी माँ बाप आपको देखने को मिलेगा जो उस बच्चा को दनादन उस टाइम कूट देगा कि तुम अपना हाथ से पानी कैसे गिरा दिया। बच्चा छोटा ही बच्चा, मान लेते कि वो 5 से 6 साल का है, तो वो एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगी बच्चे के विकास में। आगे जाकर इसका प्रभाव देखने को मिलता है हम लोगों को समाज में। तो बच्चों को हमेशा माता पिता को क्या करना चाहिए? बच्चों का समर्थन करना चाहिए और उसको प्रेम करना चाहिए। इससे बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो सही दिशा में होती है। जिस प्रकार का चीजें उसको घर में देखने को मिलेगा उसी प्रकार के चीजें वो बाहर में भी करेंगे और इस प्रकार से एक हेल्थी सोशल लाइफ जो है कनेक्ट होती है और जुड़ती है और बनती है। उसी प्रकार से बच्चे जिस प्रकार से दोस्तों से उसको जिस प्रकार से सोशल सपोर्ट मिलेगा, शिक्षकों से जिस प्रकार का सोशल सपोर्ट मिलेगा और समाज से जिस प्रकार का सोशल सपोर्ट मिलेगा, उसी प्रकार से उसका सोशल स्किल्स बढ़ेगी और उसी प्रकार से उसका योगदान भी समाज में होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कल्चर एंड ट्रेडिशन, संस्कृति और परंपराएं। तो संस्कृति और परंपरा जो होती है बच्चे को किस किस चीज में डेवलपमेंट करती है? बच्चों के मूल्य, दृष्टिकोण और बिहेवियर को क्या करती है? प्रभावित करती है। जो सांस्कृतिक अभ्यास होती है, डिफरेंट डिफरेंट जो कल्चरल एक्टिविटीज होती है, जो त्योहार होती है, ये बच्चे के अंदर किसका विकास करता है? सोशल डेवलपमेंट होता है
और उसका इमोशनल डेवलपमेंट में योगदान देता है। पॉइंट नंबर 8 की ओर जाएंगे हम लोग, और पॉइंट नंबर 8 है आपका फिजिकल एक्टिविटी एंड प्ले, शारीरिक गतिविधि और खेल। तो शारीरिक गतिविधि और खेल बच्चे के विकास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या क्या होती है। अगर हम लोग फिजिकल एक्टिविटी की बात करें, अगर कोई बच्चा नियमित रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कर रही है तो उसका हेल्थ में जो है इंप्रूवमेंट होगा, हेल्थ होगा उसका क्या होगा, बढ़िया होगा। अगर कोई बच्चा नियमित खेल खेल रहा है तो खेल खेलने से क्या क्या होता है, सामाजिक कौशल का विकास होती है, सोशल स्किल का डेवलपमेंट होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो होती है बच्चे के दिमाग में आता है, और उसको इमोशनल बैलेंस करने भी सीखता है। कोई बच्चा अगर खेला ही नहीं है तो उसके अंदर क्या क्या डेवलप नहीं होगा, वो समाज में किस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए ये नहीं सीखेगा। हार और जीत ये एक लाइफ का पार्ट है, ये उसको समझ में नहीं आएगा। कोई समस्या उसके पास आ जाएगा तो वो उसका समाधान जल्दी नहीं खोज पाएगा, और वो एक इमोशनल बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा अपने दिमाग में। तो फिजिकल एक्टिविटी एंड प्ले, गेम जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के विकास में। जो आप एनएपी में देखे होंगे कि बच्चों को हम लोगों को प्ले वे मेथड से पढ़ाना है, ये आपके एनएपी में दिया गया है कि 1 to 5 क्लास की हम लोग बात कर रहे हैं, 1 to 3 में। उस टाइम अगर हम लोग प्ले वे मेथड से बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे ज़्यादा सीखेगा, क्योंकि खेल से वो ज़्यादा कनेक्ट होती है, और खेल एक इंपॉर्टेंट स्किल है जो इन सारे स्किल्स को ओवरऑली डेवलप करता है। पॉइंट नंबर 9 की ओर हम लोग जाएंगे, क्योंकि अब हम लोग पॉइंट नंबर 9 को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि मनोरंजन और मीडिया अब लाइफ का एक पार्ट बन चुकी है। हर बच्चे के हाथ में आजकल मोबाइल आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो 2 क्लास में पढ़ रहा हो, 3 क्लास में पढ़ रहा हो, 5 क्लास में पढ़ रहा हो। तो आप ही को उसको सही दिशा में गाइडेंस करना है कि आपको इंटरटेनमेंट को किस वे में लेना है, मीडिया को आपको किस वे में यूज करना है, क्योंकि इन सारी चीज़ों का प्रभाव बच्चे के विकास में पड़ता है। जैसे आपका टीवी हो गया, वीडियो गेम हो गया, और जो भी आपके इंटरटेनमेंट का साधन है, ये बच्चे का बिहेवियर को प्रभावित करती है, उसको चेंज कर सकती है, उसका दृष्टिकोण को बदल सकती है। साथ ही साथ जो मीडिया है, मीडिया भी दोनों टाइप का रोल प्ले करता है। ये पॉजिटिव रोल भी प्ले कर सकता है बच्चे के विकास में, और नेगेटिव रोल भी प्ले कर सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि बच्चे को जो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि टीचर एंड उसका पेरेंट्स, ये किस प्रकार से बच्चे को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है रिगार्डिंग इंटरटेनमेंट एंड मीडिया। अब पॉइंट नंबर 10 की ओर हम लोग जाएंगे कि एजुकेशन एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। अब बच्चों को हम लोगों को क्या देना चाहिए, हम लोगों को बच्चों को क्या देना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रोवाइड करना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। ये किसका जिम्मेदारी है, ये हम लोगों को जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को, अपने समाज के बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, सो दैट उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ही बेहतर तरीके से हो। अगर उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेहतर तरीके से होगा तो उसका शैक्षिक प्रदर्शन भी बेहतर होगा, और हम लोगों को उसको सीखने का अवसर प्रोवाइड करना चाहिए। हम लोग ऐसे देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसको सीखने का अवसर ही नहीं मिलता, क्वालिटी एजुकेशन ही नहीं मिलता, जिसके कारण उस बच्चे का इमोशनल सपोर्ट, बच्चे का विकास ढंग से नहीं होता। उस बच्चे में कोई गलती नहीं होता, उसको क्या नहीं मिला, माहौल नहीं मिला, उसको कहीं नहीं मिला, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिला, उसको क्या नहीं मिला, सीखने का अवसर नहीं मिला, जिसके कारण वो बच्चा सीख नहीं पाया। तीन सारे चीज़ों पर हम लोगों को ध्यान देना होगा। अब हम लोग सारी चीजें देख लिए कि कौन कौन सा फैक्टर है जो चाइल्ड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। उनमें से कुछ आपका आंतरिक कारक है, कौन कौन सा, जैसे कि हेरिडिटी हो गया, फिजिकल फैक्टर हो गया, इंटेलिजेंसी हो गया, और इमोशनल फैक्टर। और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो बाहरी कारक है, जैसे कि आपका फैमिली हो गया, फिजिकल इन्वायरमेंट हो गया, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हो गया। ये स्लाइड पूरा आप याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग कल देखेंगे इसका 50 एमसीक्यू क्वेश्चन इस टॉपिक पर बेस। इसी प्रकार से सेशन को आगे लेके जाया जाएगा, सो दैट आपका दोनों चीजें क्लियर हो, आपका कॉन्सेप्ट भी और एमसीक्यू भी। और साथ ही अगर आप एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा तो आप बैचेस को एक्सेस कर सकते हैं। आपको ई नोट्स एंड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा, 15 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द जेटेट का नया सिलेबस, और जो नोट्स है वो भी आपका अकॉर्डिंग टू द जेटेट न्यू सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 1 to 5 का भी नोट्स आपका स्टार्ट होगी, यानी कि क्लासेस 1 to 5 का नोट्स जो है डालना स्टार्ट कर दिया गया है एप्लीकेशन में। साथ ही साथ आपका 6 to 8 का साइंस एंड मैथ और सोशल साइंस का, सोशल साइंस में आपका 4 ही सब्जेक्ट कवर होगा, इतिहास, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। सोशल साइंस का जो 60 मार्क्स वाला पेपर है, बाकी इसमें आपका सीडीपी कवर होगा, और भाषा वाला पार्ट जो 30 मार्क्स वो कवर होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो पेपर 2 में आपका यहाँ पर 60 और 60 120 नंबर कवर होगा, और उसी प्रकार से इधर भी आपका साइंस एंड सोशल साइंस में 120 नंबर कवर होगा। 1 to 5 में अगर हम लोग देखेंगे तो 30 30 60 30 90 30 120 नंबर, खाली क्षेत्रीय भाषा को छोड़कर बाकी सारी चीजें एग्जाम नैनो एप्लीकेशन के थ्रू आप कवर कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट आपको हर चीज समझ में आए। थैंक यू।